नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आज हम जुलाई 2025 के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पार्ट 2 है। इसका मतलब क्या है कि मैं पार्ट 1 करवा चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको 75 क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। और उससे भी पहले मैं अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहले ही करवा चुका हूं। आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको यहां पर जुलाई हमने आज कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद जून, और ऐसे करते करते जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में आने वाले हैं, वो हम यहां पर कवर कर लेंगे, ठीक है। और 99% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अब देखो जरा, पेन चेंज कर लेता हूं बस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको यहां पर मिलेंगे, पेन ये वाला लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे वो फैक्ट बेस्ड होंगे। तो उनमें बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको फैक्ट बता के आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाने में हेल्प करेंगे। तो जो भी स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर लिख के बता दूंगा, जो कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपको जो पीडीएफ चाहिए होगी, भाई पढ़ले को आप फॉलो कर लेना टेलीग्राम पर, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद आप एक बार पीडीएफ देख लेना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली पीडीएफ लेने जाओगे तो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो मैं समझाऊंगा, वो स्टोरी आपको पता नहीं होगी, तो बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है, What was the growth rate of index of industrial production in June 2025? अब देखो क्या है कि आपसे अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तो आप याद रखना कि 1.5% है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इसे पब्लिश कौन करता है? इसे पब्लिश करता है सीएसओ। कौन करता है? सीएसओ। ये जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, ये किसके अंडर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आपको याद रखना है किसके अंदर आता है? मॉस्पाई के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मॉस्पाई के अंदर आता है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो इंडेक्स है, इसे निकालना कब शुरू किया गया था? ठीक है, इसे निकालना कब शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 1950 में इसे शुरू किया गया था। तो ये आपके जीएस के लिए फैक्ट्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। क्या पता डायरेक्टली आपसे ये ना पूछे, पर ये पूछ ले। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी क्या ग्रोथ थी जून में, आपको ये बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है 3.9%। डायरेक्ट फैक्ट है। फैक्ट पे हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो सीधा पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जहां टाइम देना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है, ऐसे ही आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ग्रोथ है वो पूछी गई है जून 2025 की। तो आपको पता होना चाहिए, माइनस में थी तो -2.6%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी दिमाग में रखना, वो कभी कभार कुछ भी पूछ लेते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको वहां पे ऐसे लगता है ना, अरे यार ये कहाँ से पूछ लिए, वो यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार लो। मॉर्गन स्टैनले जो है, ठीक है, उसने बोला कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो कौन है? वो है यूएसए। फिर आता है चाइना, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए। सेकंड पे चाइना। थर्ड पे कौन है? जर्मनी। फोर्थ पे कौन है? हम हैं। हमारे बाद कौन है जिसे हमने पीछे छोड़ा है? अभी जापान को पीछे छोड़ा है हमने, है ना। तो अभी हम फोर्थ नंबर पे हैं। अब ये बोला गया कि हम थर्ड लार्जेस्ट कब कब तक बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉर्गन स्टैनले ने बोला है कि हम 2000 2028 तक 2028 तक
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो किसको पीछे छोड़ देंगे हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, मतलब हम जर्मनी की जगह ले लेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अगर वो आपसे अगर वो आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल रहा हूँ, सॉरी, आपसे ये पूछ ले कि लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, ठीक है, और आपको ऑर्डर में लगाने के लिए बोले, तो आप वो भी कर लोगे, ठीक है। आपसे पूछे कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट हम कब तक पहुंच जाएंगे, तो आपने वो भी बता दिया। ओके, किसको पीछे छोड़ेंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें यही बोल दिया कि 2028 तक हम किसे पीछे छोड़ देंगे, तो मैंने अभी आपको बताया जर्मनी को छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो अब आपको बोला गया है कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, तो आपको याद रखना है किसके साथ किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसे ब्रिटेन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको टॉप 25 मिलिट्री एक्सरसाइजेस की एक वीडियो अपलोड करी थी, और आपको वो मैंने पार्ट करवाया था। तो आपको मैंने उसमें बताया था कि यूके के साथ या ब्रिटेन के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, अजेय वॉरियर, है ना। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख लेना। और ऐसी और टॉप 10, टॉप 15 एमओयूज हो गए, किन के अभी अभी किन्हें नियुक्त किया गया है अलग अलग पदों पर, वो भी मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किसके साथ साइन किया है, यूके के साथ किया है, ठीक है। इनके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, अजेय वॉरियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब बोला गया है यहाँ पे, देखो, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको जीएस का भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। आपको ये बोला गया कि जो लेबर ब्यूरो है, उसने अब किस साल को अपना न्यू बेस ईयर बना दिया है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स, ठीक है। तो इसके लिए नया बेस ईयर क्या माना गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए ओल्ड बेस ईयर क्या था। तो पहले तो मैं आपको नया बता देता हूं, क्या है नया, 2019। ओल्ड बेस ईयर क्या था, 1986, 87। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या सीपीआई जो है, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये क्या और भी एरियाज में निकाला जाता है, बिल्कुल निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सीपीआई किन किन एरियाज में निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पहला है इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो, आप क्लास ले रहे हो तो आपको पता है मैंने आईडब्ल्यू किसके लिए बोला है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। जो डायरेक्ट पीडीएफ देखने जाएंगे उनको ये समझ में नहीं आएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उनसे और आगे निकल गए, ठीक है। तो आईडब्ल्यू का जो बेस ईयर है, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो बेस ईयर है, वो कितना है, 2016, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एएल का मतलब क्या है, अभी बताया, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तीसरा कौन सा है, रूरल लेबरर्स। इन दोनों के लिए बेस ईयर क्या माना गया है, अभी चेंज किया है, अभी बताया आपको, 2019। और एक हमारा बचा है अर्बन। अर्बन अर्बन का जो बेस ईयर है, ये तो सबको ही याद होता है ना, 2012, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है वो आप उन्हें पता है कि सब ये तैयार कर लेंगे, करंट अफेयर पढ़ लेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एएल और आरएल के लिए क्या बनाया गया है, ये भी पढ़ लेंगे पुराना क्या था। पर अगर उन्होंने मैच द फॉलोइंग दे दिया, ठीक है, अगर उन्होंने मैच द फॉलोइंग दे दिया कि आईडब्ल्यू लिख दिया, एएल, आरएल और अर्बन। आपको पता है आईडब्ल्यू का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एएल का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आरएल का मतलब क्या है, रूरल लेबरर्स, और अर्बन आपको यहाँ पे दे दिया, और बेस ईयर यहाँ पे दे दिया, और मैच द फॉलोइंग बोल दिया। तो क्योंकि आपने ये क्लास ली है तो आपको सबका बेस ईयर अब पता है,
ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक हमारा इकोनॉमी का भी पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, आईएमएफ के अनुसार जून में जून में जून में यूपीआई की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई थी? कितनी ट्रांजैक्शंस हुई थी? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन हुए थे। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट फैक्ट है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शंस या लेन देन हुए थे। बस ये याद रख लेना कि यूपीआई को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो यूपीआई है, ठीक है, इसे लाया कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, एनपीसीआई लेके आई थी। एनपीसीआई क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया है, किसने कंडक्ट करा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को, जो 2022-23 और 23-24 का है? ठीक है, जो घरेलू उपभोग है उसे किसने यहां पर निकाला है? तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है। बताइए ये कौन है? यहां पर ये है एनएसओ। ठीक है, एनएसओ, ये आपको याद रखना है। एनएसओ किसको मिला के बनाया गया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बनाया गया था। अच्छा जी, कौन से साल में बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 2019 में। अब देखो, जो सीधा पीडीएफ पे जाएंगे ना, उन्हें समझ नहीं आएगा ये क्या लिख दिया, 2019 क्या है, सीएसओ एनएसओ का क्या बताया गया। आप क्लास ले रहे हो, आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएमओ ने किस देश में सबसे लंबे समय तक बिजली गिरने का विश्व रिकॉर्ड प्रमाणित किया? तो आपको पता होना चाहिए कि 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब क्या है? अमेरिका, अमेरिका 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए यहां पर बिजली गिरी थी। ठीक है, 7 सेकंड के लिए यहाँ पे बिजली गिरी थी 2017 में। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? अमेरिका ने या यूएसए ने। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। कब किया था, कब हुआ था? ये 2017 में हुआ था। कितने सेकंड के लिए हुआ था? 7 सेकंड में के लिए हुआ था। तो अगर वो बना दे इसे स्टेटमेंट में, वैसे तो बनना नहीं चाहिए, पर अगर बना दे तो अब आपको सब कुछ पता है इस बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोला गया है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने स्टडी किया है टॉक्सिक मेटल्स की प्रेजेंस के बारे में? कहां पर? हिमालयन क्लाउड्स में। ठीक है, तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या है। बोस इंस्टीट्यूट। क्या है? बोस इंस्टीट्यूट इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसका डायरेक्टर किसे बनाया गया है? उसका निदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है, तो इधर क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए राजा राजन। ठीक है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहां पर? तो स्पेलिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट फिर भी आपके लिए लिख देता हूं, थिरु थिरुवनंतपुरम। अच्छा जी, तो ये थिरुवनंतपुरम है कहां पर? तो आपको याद रखना है ये है केरला में। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, इनके डायरेक्टर चेंज हुए हैं, तो यार स्टैटिक में वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन है। ठीक है, किसको नया बनाया गया है डायरेक्टर। और अगर वो जीएस से रिलेट करना चाहे तो वो ये पूछ लेंगे आपसे कि ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहां पर। तो अब आपको दोनों चीजें पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे तो आप मार लो स्टार, ये तो पूछा ही जाएगा। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और स्टेटमेंट में क्या क्या पूछा जाएगा अभी बताता हूं। तो आपसे बोला गया है कि कौन सा नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया है। ठीक है, ठीक है,
नए नए रक्त समूह की खोज कहाँ हुई है? तो आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु में हुई है। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में है, अच्छा जी। अब आपको पता होना चाहिए कि इस न्यू ब्लड ग्रुप का नाम क्या है। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। गलत नाम बता देगा या सही नाम बता देगा, वो तो आपकी नॉलेज के ऊपर है। तो आपको नॉलेज देने का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसका नाम क्या है? क्रिब। जो नया ब्लड ग्रुप है, जैसे ए बी सी होता है ना, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव सब होता है, ऐसे ही आपका ओ होता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ऐसे ही एक नया ब्लड ग्रुप आया है क्रिब नाम का, ठीक है। अब आपसे तीसरी स्टेटमेंट में वो ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट है। तो आपको याद रखना है ये पार्ट है, पार्ट ऑफ क्रोमर, मैं ऐसे लिख देता हूं, क्रोमर, क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। बस इतनी तीन चीजें आप इसके बारे में याद रखो कि कहां पर खोजा गया है, नाम क्या है ब्लड ग्रुप का, और कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट है। इससे ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। स्टार मार लेना, बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। मैंने आपको पिछली हर एक वीडियो में बस एक बात बोली है, जहां पर भी फर्स्ट आ जाए उसको तो रट लो एकदम, वो तो आना ही है, ठीक है। तो बोला गया है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटी, ठीक है, पहली निजी परीक्षण सुविधा ऑफ फॉर हैवी वाटर अपग्रेडेशन को कहां पर, उसका कहां पर उद्घाटन किया गया है, उसका कहां पर उद्घाटन किया गया है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? पेन कहाँ गया मेरा? ये रहा, पलघर, ठीक है, पलघर, पलघार, जो भी आप बोले। कहां पर है जी ये है महाराष्ट्र में। इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या नाम है वर्ल्ड का या विश्व के पहले ड्वेल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट को कहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, किससे लॉन्च किया गया है, नाम क्या है, ये जो ड्वेल फ्रीक्वेंसी है, ये जो ड्वेल फ्रीक्वेंसी है, ये क्या क्या है और किसने दी है, ठीक है, सब पता होना चाहिए। यहां से आपका बनेगा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसका नाम है निसार, ठीक है। इसमें दो बैंड है जी, एक एल बैंड है, एक एल बैंड है, ठीक है, एक एस बैंड है, ठीक है। जो एल बैंड है वो किसने दिया है? वो दिया है यूएसए ने, ठीक है। यूएसए का मतलब क्या है? यूएसए का मतलब है कि नासा ने। और एस बैंड किसने दिया है? इंडिया ने। इंडिया का मतलब क्या है? इसरो ने। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे इसरो, यहां लिख देता हूं मैं नासा, ठीक है। अब आपसे दूसरी चीज पूछ सकते हैं कि कौन सी यहां पर लॉन्चिंग फैसिलिटी थी जिससे इसे लॉन्च किया गया है, कौन सा वो रॉकेट था। तो आपको पता होना चाहिए GSLV-F-16 उसका नाम था, ठीक है। अब आपसे तीसरी स्टेटमेंट में बोल सकता है इस निसार की फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो एन है इससे नासा है, आई से इसरो है, तो पहले ये लिख देता हूं नासा, ठीक है, फिर इसरो। ये जो एस है, एस का मतलब क्या है? सिंथेटिक। इसका मतलब क्या है? अपर्चर। इसका मतलब क्या है? रेडार। ओके, तो यहां पे आपके लिए लिख देता हूं सैटेलाइट, सैटेलाइट, ओ सॉरी, सैटेलाइट कहां लिख दिया भाई, सिंथेटिक। एस से क्या है? सिंथेटिक, ठीक है। ये पूरी की पूरी सैटेलाइट है, मैंने एस से गलती से सैटेलाइट लिख दिया। सिंथेटिक अपर्चर। आर से क्या है? आर से है रेडार, ठीक है, रेडार। इससे ज्यादा आपको वो
इस निसार के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। देखो ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा वेदर सिस्टम है, उन सारी चीजों को ये देखेगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए इसका काम भी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजीनियस एडफेलकाए वैक्स मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछे ये क्या है, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, तो ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसने किया है, ये आईसीएमआर ने किया है। अब देखो क्या है, ये जो एडफेलकाए वैक्स मलेरिया वैक्सीन है, ये किसको टारगेट करती है, ये किसको टारगेट करती है, ये टारगेट करती है एक पैरासाइट को। अच्छा, तो उस पैरासाइट का नाम क्या है, मैं आपको उसका नाम लिखवा देता हूं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ए नहीं आएगा, यू आएगा, प्लाज्मोडियम, पूरा नाम देख लेना, फैलकाए पैरम, फैलकाए पैरम। तो क्या है, एक टाइप का, ये क्या है, एक टाइप का पैरासाइट है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम फैलकाए पैरम, ठीक है। ये किसने अनाउंस किया है, आईसीएमआर ने किया है। उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसने चार्ज लिया है, कहाँ गया पेन भाई, ये रहा, किसने चार्ज लिया है कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विस का। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर है वाइस एडमिरल सी आर प्रवीण नायर, सी आर प्रवीण नायर। आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए, भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी उन्नत और आधुनिक, अत्याधुनिक युद्धपोत सौंपा गया, ठीक है। हमारे देश का इंडिजीनियस एडवांस और स्टेट ऑफ आर्ट वॉरशिप वॉज हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी, उसका नाम बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों नाम डाले हैं, ठीक है, बट आपको राइट नेम पता होना चाहिए, इसको काट दो, हिमगिरी। अब देखो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ये जो हिमगिरी है ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, प्रोजेक्ट 17A, प्लीज इसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ये एक द्रव्य दृष्टि एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको वो जो टॉप 25 करवाए थे ना, टॉप 25 मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें भी ये बताया था, ठीक है। तो ये बोला गया है जो द्रव्य दृष्टि है एक इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, किसकी एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी की। यहाँ वो खेल जाते हैं, कई बार नेवी बोल देंगे स्टेटमेंट में, कई बार एयरफोर्स बोल देंगे, तो याद रखना इंडियन नेवी की है। बोला गया है ये कहाँ पे हुआ है, देखो हुई तो सिक्किम में हमें पता है, पर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन डाल दिए यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुई है, ईस्टर्न सिक्किम में हुई है। कहाँ पे हुई है, ईस्टर्न सिक्किम में हुई है। अब हो सकता है कि आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करे एग्जाम में, डायरेक्ट सिक्किम लिख दे तो अच्छी बात है, बट अगर उससे ज्यादा पूछ ले तो तैयार रहना, ईस्टर्न सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी एक्सरसाइज का पार्ट है, मैंने आपको बताया है पहले कि सिम्बेक्स 2025 जो है ये हमारी सिंगापुर के साथ होती है, और इस बार इसे कंडक्ट करवाया गया सिंगापुर में ही, ठीक है। तो कौन सी वो इंडिया की नेवी शिप थी जो इस एक्सरसाइज को इस बार ज्वाइन करने गई थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सतपुरा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन महादेव, ठीक है, ऑपरेशन महादेव कहाँ हुआ था, ठीक है। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ऑपरेशन महादेव, आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ था, है ना। उसके बाद हमारे श्रीनगर में ही टेररिस्ट और टेररिस्ट जो थे उनको मारने के लिए ऑपरेशन करवाया गया था, ठीक है।
तो पिछली क्लास में जो 75 क्वेश्चंस हैं, इससे पहले पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको वो सारी साइट्स बताई थी जहां पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है, सारी साइट्स बताई थी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो वहां जाकर उसे आप देख लेना, मैंने उसमें सारी साइट्स बता रखी हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है कि कहां से सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करवाया गया प्रलय का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार लो, क्योंकि फ्लाइट टेस्ट था इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है, जिसकी रेंज कितनी है 150 से 500 किलोमीटर। देखो रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज याद रखना, एक शॉर्ट रेंज है नहीं, तो इसको शॉर्ट रेंज मिसाइल बोला जाता है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। ठीक है, अब आपसे वो क्या पूछ सकता है कि ये एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, क्या है, कैसी है ये। तो आपको याद रखना है कि ये कैसी है, ये सरफेस टू सरफेस है। ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस है। तो मैं S2S लिख देता हूं। ठीक है, S2S, तो आपको याद रहेगा। ओके, अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कहां पर इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट करवाया गया था। कहां पर इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट करवाया गया था, तो ये करवाया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पे। ठीक है जी, तो अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, तो आपको याद रखना है कहां पर है, ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा में है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पूछेंगे। देखो यही वो चीज है कि हम कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड, बट उसमें से भी हमने अपने स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन को सबको कवर कर लिया। ठीक है, मैंने क्यों ऐसा किया है, मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब आपको PDF मिल जाती है, स्टेटमेंट लिखी है ना, तो उतने अच्छे से याद नहीं होता। लेकिन जब हमें क्वेश्चन मिला और उसके अंदर से हम क्वेश्चन निकालते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है वेयर वॉज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX, भारत NCX 2025 को ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया। ठीक है, तो ऐसी ना मेनली मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज जो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं वो नई दिल्ली में ही करवाई जाती है, तो इसका आंसर भी वही है। सबके लिए नहीं है पर 90% ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कौन सा वो टाइगर, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, एक ना स्टेटस ऑफ टाइगर इन काजीरंगा 2024 निकली है रिपोर्ट। उसमें ये पूछा गया है कि उसमें क्या बोला गया है कि कहां पर टाइगर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब कहां पर टाइगर सबसे ज्यादा पाए गए कुछ स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता। अब देखो ऐसी रिपोर्ट निकली है वो भी टाइगर के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। ठीक है, कब आया था, 1973 में, है ना। अब उसके बाद मुझे बताना एक नया आया है, प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, ये कब आया था, अब मैं एक रिलेशन बता देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट होने के बाद आया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कब आया था। अब एक और चीज क्या पूछा जा सकता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने टाइगर पाए गए हैं, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, तो 19.83 टाइगर्स पाए गए हैं। किसमें, बांदीपुर की बात करो, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर सॉरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और और क्या पूछा जा सकता है, हाँ इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकंड नंबर पे है जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि आपको ये बताना है सबसे पहला टाइगर जो रिजर्व है वो कहाँ खोला गया था और कौन सा था। ठीक है, और जिम कॉर्बेट भी याद रख लेना कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है और कब इसे ओपन किया गया था। ठीक है, बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा होमवर्क भी करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको यहाँ पे मैं परोस के दे दूं। ओके, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
स्पून फीडिंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 15th मीटिंग हुई है, 15वीं मीटिंग हुई है रामसर कन्वेंशन की, तो कहां पर हुई है? चलो ये तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट क्या है, रामसर कन्वेंशन स्टार्ट कब हुआ था? 1971 में। इंडिया की जो पहली साइट थी, फर्स्ट साइट ऑफ इंडिया कौन सी थी जो इसमें ऐड करी गई थी, और कब करी गई थी? तो ये करी गई थी 1981 में। याद करने का सिंपल तरीका बता देता हूं, इसके स्टार्ट होने के 10 साल बाद, ठीक है, हमारे इंडिया की पहली साइट इसमें ऐड करी गई थी। ओके, अब वो साइट कौन सी थी ये आपको पता होना चाहिए। तो वो फर्स्ट साइट जो थी इंडिया की, वो कौन सी थी? दो साइट थी जिन्हें इंक्लूड किया गया था। कितनी थी? दो साइट थी। कौन कौन सी थी? पहली थी चिलिका, चिलिका लेक, अभी ये भी बता दूंगा कहाँ पे। और एक और करी गई थी कियो ला डियो नेशनल पार्क। ये तो आपको पता है राजस्थान में, ये आपको पता है कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो फर्स्ट हो गई। अब आपसे वो पूछ लेंगे कि टोटल रामसर साइट्स कितनी है। भाई ऐसे ही पूछते हैं वो स्टेटमेंट में, तो याद होने चाहिए। रामसर साइट इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, रामसर साइट्स इन इंडिया टोटल कितनी है जी? टोटल 91 है। टोटल कितनी है? 91 है। अच्छा, तो 90th और 91st जो ऐड करी गई है उनका मेरे को बता दो, क्योंकि आगे आने वाली करंट अफेयर्स में आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो 90th आपको पता होनी चाहिए कौन सी है? किचन। ठीक है, ये कहां पर है? एक मिनट पहले ये बता देता हूँ, वेटलैंड है। और ये कहां पर है? जगह का नाम लिख देता हूँ, पालोदी, पालोधी। ठीक है, पालोदी। और एक और चीज बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि ये पालोदी है कहाँ पे, क्योंकि आपको ऐसे याद नहीं होगा कि कहाँ पर है। 91st साइट जो अभी करी गई है, सबसे लास्ट वाली जो है, सबसे लेटेस्ट वाली जो है, वो कौन सी है? मेन्नार। कौन सी है? मेन्नार वेटलैंड लैंड। ये कहां पर है? उदयपुर में है, उदयपुर में है। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों ही जो 90 और 91st है, ये कहां पर करी गई है ऐड? राजस्थान में करी गई है। ठीक है, तो अब कुछ भी पूछ ले आपसे रामसर साइट से वो, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ रामसर कन्वेंशन? 1971। इंडिया की पहली साइट कब करी? 1981। क्या था उसका नाम? चिलिका लेक और कियोलाडियो। फिर बोला कि चिलिका लेक कहाँ है? ओडिशा। ये कहाँ है? राजस्थान। फिर बोल दिया टोटल कितनी हो गई है अब? 91। बोल दिया 90th कौन सी थी, तो आपको पता चल गया खीचन वेटलैंड। फिर आपको बोल दिया 91st कौन सा है? मेन्नार वेटलैंड। दोनों ही कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब अपने असली क्वेश्चन में आते हैं कि इस बार की जो रामसर कन्वेंशन हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो आपको याद रखना है विक्टोरिया फॉल्स में हुई है। कहाँ हुई है जी? विक्टोरिया फॉल्स में हुई है। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है जी? जिम्बाब्वे में है। ऐसे लिख देता हूँ, जिम्बाब्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है ये जो समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है, ये कहां पर हुआ है? तो जी ये जर्मनी में हुआ है। ओके जी, इसे टॉप किसने किया है? टॉप किसने किया है? जापान ने किया है। वैसे तो आपसे वो मेडल्स नहीं पूछेगा कि कितने मेडल्स जापान ने जीते, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 79 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे कि इंडिया की रैंक क्या थी, तो मैं इधर लिख देता हूँ रैंक ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 20वीं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने इस समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को टॉप किया है? अभी तो बताया मैंने, जापान है। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 20th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, अरे पेन कहाँ गया भाई साहब, ये रहा। बोला गया है कि ऑल इंडिया एमसीसी
मतलब मुरुगप्पा गोल्ड कप किसका होता है? हॉकी का। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो मुरुगप्पा गोल्ड कप है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो याद रखना है हॉकी से। इसका एक टूर्नामेंट हुआ है 2025 का। तो आपसे वो पूछेंगे कि कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में। अच्छा जी। तो आपसे पूछ लेंगे वो कि इसे जीता किसने है? वॉन बाय। तो किसने जीता इसे? मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ फिर फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। RSPB। अब कहोगे भाई साहब ये क्या है RSPB? आर से है जी रेलवे। रेलवे। ठीक है। एस से क्या है जी यहाँ पर? एस से है स्पोर्ट्स। पी से क्या है? प्रमोशन। बी से क्या है जी? बोर्ड। BOARD। ठीक है। इसने इसे जीता है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ है और किसने जीता है। आगे बढ़ते हैं जी। ओके। एक बुक है। अरे पेन भाई ये रहा। द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। ये बुक किसने लिखी है? आपको पता है बुक्स आपसे पूछी जाती हैं। अगस्त में भी मैंने आपको बुक करवाई है। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है ना उसमें भी मैंने आपको बुक करवाई है। और जैन तक बहुत सारी बुक्स आएंगी और एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा बुक्स की। ठीक है। एक वीडियो अलग से बना दूंगा टॉप 10 बुक्स की। तो आप वो भी देख लेना। ओके। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये है आर कौशिक। आर कौशिक ने ये बुक लिखी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है। ओ हो कहाँ गया पेन? ये रहा। जो ये ग्रैंड स्लैम है टेनिस टूर्नामेंट का, जो विंबलडन 2025 है, वो कहाँ पर हुआ था? उससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कि ये किसने जीता था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे हुआ था। लंदन। कहाँ पर है लंदन? यूके। यूके मतलब क्या है? ब्रिटेन। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसने जीता है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता चल जाएगा 2 मिनट में। ये जीता है जैनिक सिनर ने। जे सिनर लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विंबलडन 2025 को जीतने वाले ये फर्स्ट इटालियन बन चुके हैं। इटालियन मतलब आज से पहले कोई भी इटालियन नहीं है जिसने विंबलडन 2025 को जीता है। जे सिनर पहले इटालियन बन चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जे सिनर जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इटालियन है। ठीक है। फिर आपको बोल दिया जा सकता है कि विंबलडन 2025 कहाँ हुई थी, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, तो लंदन यूके में। पर ये पूछा जा सकता है कि विंबलडन 2025 जीती किसने? तो वो आपको पता चल गया जैनिक सिनर। कहाँ से है? इटली से है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में भी करवा चुका हूं। ठीक है। जिसमें ये दूसरी तरीके से आया था ये क्वेश्चन। बोला गया है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक ये टेस्ट सीरीज की बात चल रही है। टेस्ट सीरीज की बात चल रही है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका नया नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था, ओल्ड नेम लिख देता हूं यहां पर, ओल्ड नेम। ओल्ड नेम इसका था पटौदी ट्रॉफी, जो कि अब चेंज कर दिया है। क्या रख दिया है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है। इस बार जो ये सीरीज हुई थी इसमें, कहा गया भाई, कहा गया ये रहा, 5 मैचेस हुए थे। मैंने वैसे सबको डिस्कस कर दिया है पिछली क्लास में बट फिर भी बता देता हूँ। 5 मैचेस इसमें हुए थे। ठीक है। और ये जो मैच हुआ है ये ड्रॉ हुआ है। ये जो सीरीज है ये ड्रॉ हुई है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? मैंने आपको बताया था एक है ब्रुक और एक कौन है? एक है शुभमन गिल। शुभमन गिल।
ये इंडिया का है, ये कहाँ का है, ये इंग्लैंड का है। ओके, शुभमन गिल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का कैप्टन, इंडियाज कैप्टन जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट मैच में, इंडियाज कैप्टन टू स्कोर हाईएस्ट इन टेस्ट मैच। अब मेरे जो भाई हैं जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि शुभमन गिल कौन बन गया है जिसने ऐसा कैप्टन, पहला कैप्टन, यहां लिख देता हूं, फर्स्ट इंडियन कैप्टन जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है टेस्ट मैच में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि नाम चेंज कर दिया सीरीज का, पटौदी से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि मेन का जो सिंगल्स टाइटल है कनाडा का ओपन टेनिस 2025 में, ये किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए बेन शेल्टन ने जीता है। ये जो बेन शेल्टन है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए से, अमेरिका से, अमेरिका से। ठीक है, आगे चलिए। माउंट किलीमंजारो, हमारे जीएस का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि माउंट किलीमंजारो कहां पर है? तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में एक एक्सरसाइज हुई थी, वो जो मैंने आपको बताई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अफ्रीकन यूनियन के साथ हुई थी जिसमें 10 नेशन ने उस एक्सरसाइज में पार्ट लिया था। ठीक है, वो आपको मुझे बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज थी, क्या नाम था उस एक्सरसाइज का। अब इतना तो मैंने हिंट दे दिया कि 10 नेशन थे, अफ्रीकन यूनियन थी, तंजानिया में हुआ था, और एक और चीज बता देता हूँ, दर ए सलाम में हुआ था। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब आपको नाम बताने एक्सरसाइज का। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ये जो माउंट किलिमंजारो है, किस माउंटेनियर ने, किस पर्वतरोही ने इस पर चढ़ाई करी है, स्केल्ड किया है इसे, क्या नाम है उसका? ओहो, कबक यानो। कहाँ से है ये? अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, अच्छा, ये जो फिडे वुमेन का चेस वर्ल्ड कप हुआ है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो, आके ही रहेगा, बिना आए रहेगा नहीं। ठीक है, इसके और भी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट में आ सकता है ये। सबसे पहले आपको पूछेंगे कि ये कहाँ पर हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए बातुमी में हुआ है। बातुमी कहाँ पे है? जियोर्जिया में है, जियोर्जिया में है। अब आपसे पूछेंगे जीता किसने है, वॉन बाय, ये आने वाला है पक्का, तो मैं बोल रहा हूं इसको याद कर लेना, दिव्या देशमुख ने। किसने? दिव्या देशमुख ने। ठीक है, अब रनर अप कौन है पता होना चाहिए आपको, कौन? नेहरू, हम्पी। अब हो सकता है नाम देख के आपको ना लगे कि ये इंडिया की नहीं है, बट आप याद रखना ये दोनों ही कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, हमारे प्यारे भारत से हैं। ठीक है, इंडिया के ही हैं ये। इनके बीच में मुकाबला हुआ और दिव्या देशमुख जी जीत गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो यूईएफए वुमेन यूरो 2025 का फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है, ये किस कंट्री में हुई है? ठीक है, कहाँ गया भाई, मेरा पेन ही खो जाता है, मुझे तो यही नहीं समझ आता। हाँ, ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई है? तो आपको पता होनी चाहिए कि ये स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड में हुआ है तो जीता किसने है? जो इंग्लैंड की वुमेन टीम है ना, इंग्लैंड की वुमेन टीम है, उसने ये खिताब जीता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ये, डायरेक्ट यार फैक्ट बेस्ड है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का? तो युवराज सिंह बने हैं। आगे चलते हैं। देखो, आ गया पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल जैवलिन टूर्नामेंट, बोल सकते हैं कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल जैवलिन टूर्नामेंट है, उसका नाम क्या है? तो नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। फिर वो पूछ लेंगे आपसे कि इसे आयोजित कहाँ करवाया गया है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में। कहाँ पे? कर्नाटका में। आपसे बोला जाएगा कि जीता कौन है, तो जिनके नाम पर है, जिनके नाम पर है वही जीत गए हैं, नीरज चोपड़ा जी। अच्छा जी, और डिटेल में जाए, वो बोले कि कितना दूर इन्होंने भाला फेंका था, तो आपको पता होना चाहिए 86.18 मीटर्स तक। ठीक है, बस इतना याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एशिया का पैरा आर्चरी चैंपियनशिप अभी हुई थी, एशिया की पैरा आर्चरी चैंपियनशिप अभी हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि बीजिंग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बीजिंग में हुई थी। अब इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एससीओ जो हुई है, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी ज्वाइन किया था, वो कहाँ पे हुई है? तो मैंने आपको बताया था तियान जिन, तियानजिन जे आएगा शायद, हाँ, तियानजिन चाइना। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि एशिया की पैरा, पैरा मीन्स आपको पता है, ठीक है, पैरा आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो आपको पता होना चाहिए बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे है जी? चाइना में है। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स होते हैं ना, उसका पार्ट है ये। अब आपसे बोला गया है, अगर पूछ लें ऐसा, ठीक है, कि किसने इसे टॉप किया है, तो आप बताएंगे पहले पर तो जी चाइना है, सेकंड पे कौन है? इंडिया है। ठीक है, और थर्ड अगर पूछ ले तो ठीक है, नहीं पूछे तब भी ठीक है, पर आपको पहले दो तो याद होने चाहिए, क्योंकि इंडिया सेकंड पे ही आ गया, तो पहले दो याद करना जरूरी है। एक है सिंगापुर। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 9 मेडल। क्यों आ सकता है ये क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 3 मेडल में से 3 ही गोल्ड है, 3 ही गोल्ड है, 3 ही सिल्वर है, और 3 ही ब्रॉन्ज है। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनेगा। और जब आप इसे वहां पे देखोगे कि इंडिया ने 9 मेडल्स जीते हैं एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में, जिसमें 3 ही गोल्ड है, 3 ही सिल्वर है, 3 ही ब्रॉन्ज है, तो वहां स्टेटमेंट को देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई 3 3 3 तो नहीं जीत सकते, बट ऐसा ही हुआ है, इसीलिए वो क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आगे चलते हैं। ओ हो, इसमें मैं आपको 3 नाम बताऊंगा, वो 3 नाम रट लेना। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड का जो बॉक्सिंग कप हुआ है ना, ये कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान में। कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, बोला जाएगा कि हमने कितने मेडल जीते हैं टोटल, तो याद रखना हमने 11 मेडल्स जीते हैं। फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि इसमें ना 3 गोल्ड जीते गए हैं। अब वो जो 3 गोल्ड जीते हैं ना, उन जो तीनों का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इनमें से किसी का भी नाम दे दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग में बोला जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, आप हमें बताइए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में ही आपको हेल्प करेगा। तो मैं 3 नाम लिख देता हूं जिन्होंने गोल्ड इस गेम में लिया है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। पहला नाम है साक्षी। ठीक है, इनकी वेट कैटेगरी क्या थी? 54 kgs। दूसरा जो नाम है वो है जैस्मिन, जैस्मिन लम बोरिया, लम बोरिया। इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो थी 57 kgs। जो आखिरी नाम है, जिन्होंने थर्ड जो थी जिन्होंने ये जीता था, उनका नाम है नुपुर। इनकी जो कैटेगरी है वो है 80+। ठीक है, 80 kg से ज्यादा। बस इतना आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ करेंगे। किसे अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। संजोग गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कौन सी स्पोर्ट्स पॉलिसी को
अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। फिर से एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। तो ये है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की। बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार लगा लो। ठीक है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा अवार्ड है, ठीक है, जिसे रिसेंटली डिसकंटिन्यू किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जेसीबी प्राइस है। दूसरा किस तरीके से पूछा जा सकता है कि जेसीबी प्राइस जो है जिसे डिसकंटिन्यू किया गया है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है लिटरेचर से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड भी कर दिया ताकि आपके दिमाग में रहे जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार। आगे चलते हैं। बोला गया है कि जून 2026 तक ये जो भारत जन एआई इनिशिएटिव है इसमें कितनी भाषाओं को इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब देखो ये 2026 जून तक का टारगेट बना रखा है। तो क्वेश्चन आपसे दो तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला तो जैसे ये पूछा गया है वैसे ही, तो आपको पता होना चाहिए 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस में भारत जन एआई इनिशिएटिव को 2026 जून तक इसमें ऐड कर दी जाएंगी ये सारी लैंग्वेज। करंट में कितनी लैंग्वेजेस हैं अभी? करंट में कितनी लैंग्वेजेस है अभी? 9 लैंग्वेज ही हैं। तो आप याद रखना, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत जेन एआई इनिशिएटिव में 22 लैंग्वेजेस को कौन से ईयर तक, कौन से वर्ष तक इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है, या कौन से ईयर तक कवर कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है 2026 तक। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, मेहनत ही काम आएगी, शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के न्यू टूरिज्म कैंपेन का? एकदम स्टैटिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सारा तेंदुलकर को बना दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। ओए होए होए होए, क्या क्वेश्चन है। बोला गया है कि किसने साथ में मिलकर एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और TWAS अवार्ड को स्टार्ट किया है और किस नाम से किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसने किया है एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ठीक है, इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था, इन दोनों ने मिलकर किया है, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और TWAS। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम एस स्वामीनाथन कौन है? फादर ऑफ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके पिता हैं ये। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर देखे जाए उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं हम, और ये हमारे इंडिया की, हमारे प्यारे भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43rd नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बट ठीक है यार, मिनिस्टर हैं तो पूछा जा सकता है कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे मिला है? नितिन गडकरी को। अब देखो मिनिस्टर हैं तो फिर यार इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बस एक बार दिमाग में रख लेना कि 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है इन्हें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अक्टूबर में पेपर है, जुलाई में अवार्ड्स दिए गए हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बेस्ट फीचर फिल्म है। ठीक है, तो आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा, 12th फेल है। कौन से वो दो एक्टर्स हैं जिन्हें मिला ये अवार्ड? SRK, शाहरुख खान, और दूसरे कौन है? मेसी, विक्रांत मेसी, विक्रांत मेसी। ठीक है, इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है? पठान। इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है जी? 12th फेल। अच्छा जी, क्या इसमें किसी डायरेक्शन के लिए भी मिला है कोई अवार्ड? बिल्कुल।
अगर आप डायरेक्शन के लिए बात करो, अगर आप डायरेक्शन के लिए बात करो तो किसको मिला है? मैं नाम लिख देता हूं इधर, सुदीप्तो सेन। अच्छा जी, तो कोई तो मूवी होगी जिसके लिए इन्हें मिला है डायरेक्शन के लिए। तो आपको याद रखना है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, बहुत न्यूज में रही थी ये जब आई थी, केरला स्टोरी, है ना। और इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो डायरेक्टर्स ने डेब्यू किया है उनमें किसको मिला है, तो मैं इधर लिख भी देता हूं, बेस्ट डेब्यू फिल्म, फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर। तो आप याद रखना कि इसमें मिला है कौन सी मूवी को? आत्मा, पैम फ्लेट। ओके, तो ये किसकी मूवी है और कौन सी लैंग्वेज में है, आपको याद रखना है, ये आशीष बैंदे की मूवी है, ठीक है। कैसी मूवी है? मराठी है, ठीक है। ट्वेल्थ फेल के अगर आपसे डायरेक्टर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कौन है, विधु विनोद चोपड़ा। अब इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता भाई साहब, सब करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपसे बेस्ट एक्टर पूछा है, अभी मैंने आपको बता दिया। अरे यार, पठान नहीं है, वो जवान है। ओहो, अरे कहाँ गया पेन भाई। हम्म, ये पठान नहीं जवान है, दोनों काफी नाम मिलते जुलते हैं ना, जवान। आगे बढ़ते हैं, तो इनको किसके लिए दिया गया है? विक्रांत मैसी को और शाहरुख खान को, शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को ट्वेल्थ फेल के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि IRDAI जो है उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है ये कौन है, अजय सेठ जी हैं। कौन है? अजय सेठ जी हैं। आगे बढ़ते हैं, ओहो हो, इम्पोर्टेंट। अब देखो क्या है, वो कौन से इंडियन राइटर का वर्क है जिसे सिलेक्ट किया गया है पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 के लिए, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, गीतांजलि श्री इसका राइट आंसर है। ये पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया किसे जाता है? जो भी नॉन इंग्लिश बुक होती है ना, जो इंग्लिश में नहीं लिखी गई है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग बुक है, तो जब उसे कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे तब ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कि मिली किसे है, गीतांजलि श्री को। बुक का नाम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। बुक का नाम था हाँ, वंस एलिफेंट, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। अब देखो यार, ट्रांसलेट करी गई है तो कोई ट्रांसलेटर भी तो होगा, तो ट्रांसलेटर भी पता करना। ट्रांसलेटर भी आपको पता होना चाहिए, ट्रांसलेटर का नाम क्या था? डेजी, डेजी रॉकवेल। अब देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, कि RBI जो है उसके न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, केशवन रामचंद्रन, केशवन रामचंद्रन, ठीक है। तो अब मैंने आपके जुलाई के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, पार्ट 1 भी करवा दिया है, पार्ट 2 भी करवा दिया है, ठीक है। आगे आने वाले एक दो दिन में ही आपको अब जून की करंट अफेयर्स मिल जाएगी, और पूरे जून की अब मैं पार्ट में नहीं करवाऊंगा, एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है, चाहे 100 क्वेश्चन हो 150 हो, ठीक है। इसमें 125 क्वेश्चन थे, इसमें जुलाई वाली में 125 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट में करवा दूं, पर अब मेरे को ज्यादा सही ये लग रहा है कि मैं एक ही पार्ट में सब करवाता चलूं, ठीक है। तो जून के बाद फिर उससे पहले वाले महीने की, फिर उससे पहले वाले महीने की, फिर ऐसे ही जैन तक जाऊंगा, ठीक है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो लास्ट में टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज भी लाऊंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, PDF यहाँ से उठा लेना। और ये जो मेरा चैनल है ये इंस्टाग्राम पे भी है, इसी से एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं
करंट अफेयर से रिलेटेड स्मॉल वीडियोस, प्लस अगर कोई सोशल इशू है उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अगर आपका मन हो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।